दोस्तों आज मैं और आप ये मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ऋतिक रोशन की नई फिल्म विक्रम वेधा कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है, निर्माताओं को कितने का नुकसान हुआ है और ऋतिक रोशन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ऋतिक रोशन के कैरियर को कितना फर्क पड़ा है। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। दोस्तों अगर आपको याद हो तो ऋतिक रोशन की पिछली फिल्म थी सुपर 30 जो 2019 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस था 120 करोड़, यानी कि वो भी एक फ्लॉप फिल्म थी। उस फिल्म में रिलायंस को तकरीबन नुकसान हुआ था 50 करोड़ रुपए का। जब मैंने लास्ट वीडियो में सुपर 30 का जिक्र किया था तो आप में से बहुत लोगों ने कहा कि वो फिल्म तो हिट थी। मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ऋतिक रोशन की कोई भी फिल्म थिएटर पर 200 करोड़ से कम का बिजनेस करती है तो वो सुपर फ्लॉप मानी जाती है, क्योंकि ऋतिक रोशन की फिल्म का बजट इतना बड़ा होता है। तो एक्चुअली फिल्म सुपर 30 के रिलीज होने के बाद ऋतिक रोशन को एक कॉमेडी फिल्म करनी थी, और अगर आप लोगों को याद हो तो यही रीजन था कि ऋतिक रोशन ने फराह खान की एक कॉमेडी फिल्म साइन की थी जिसके प्रोड्यूसर थे रोहित शेट्टी, लेकिन बाद में ऋतिक ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। ऋतिक ने उस फिल्म को करने से मना करके अच्छा ही किया था, क्योंकि वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप ही होनी थी और ऋतिक रोशन भी ऐसा मानता था और मुझे भी पूरा यकीन है कि वो फिल्म सुपर फ्लॉप ही होती। तो ऋतिक का वो डिसीजन बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बावजूद भी ऋतिक को कॉमेडी फिल्म की तलाश थी और एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने जो बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडी सुपरहिट फिल्में बना चुका है उसने एक कहानी ऋतिक को सुनाई। ऋतिक ने कहानी सुनते ही कहा कि भाई साहब ये कहानी 80% ओके है, बस इस कहानी पर थोड़ा सा और काम कर लो और ये फिल्म मैं कर रहा हूं। 15 दिन के बाद दूसरा नरेशन हुआ और दूसरा नरेशन सुनने के बाद ऋतिक ने कहा कि भाई साहब ये कहानी 90% ओके हो चुकी है, बस 10% की कमी रह गई, वो थोड़ा सा काम और कर लो। तो जब ऋतिक ने ये मान लिया था कि वो कहानी 90% ओके है तो डायरेक्टर ने भी ये मान लिया था कि ऋतिक उस फिल्म को कर रहा है। और इसके बाद ऋतिक के फादर राकेश रोशन जी ने उस कहानी को सुना और राकेश जी को भी वो कहानी बहुत बढ़िया लगी। कहानी सुनने के बाद राकेश रोशन जी ने कहा कि भाई इस फिल्म को प्रोड्यूस मैं करूंगा। डायरेक्टर मान गया, उसने कहा कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-15 दिन के बाद ऋतिक को फिर नरेशन दिया गया और ऋतिक ने कहा कि भाई साहब ये कहानी अभी भी 90% ही ओके है, इसमें कुछ बदला ही नहीं है। तो भाई साहब वो जो 10% मुझे चाहिए वो अभी तक इस कहानी में आया नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए, मैं सभी बॉलीवुड के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई अगर एक कहानी 90% ओके है तो वो कहानी बदल कैसे सकती है? जाहिर सी बात है उस कहानी में कुछ सीन बदले जा सकते हैं, यानी कि उस कहानी में 10% सीन ऐसे थे जो ऋतिक को पसंद नहीं थे तो उनकी जगह नए सीन बनाने थे। और जब एक कहानी 90% ओके है तो उसमें नया सीन बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऋतिक को यह चाहिए था कि 90% कहानी ओके होने के बाद जो 10% है उसको सही करने के लिए पूरी कहानी को बदल दिया जाए। इससे पता चलता है कि ऋतिक रोशन साहब को कहानी के बारे में कितना पता है, फिल्मों के बारे में कितना पता है, कितनी नॉलेज है। अच्छा वो कहानी भी यूपी की ही कहानी थी, तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि ऋतिक भाई को यूपी की कहानी कितनी समझ आई होगी, क्योंकि ऋतिक भाई तो जुहू में ही पैदा हुए हैं, जुहू में ही पले बढ़े हैं और मुंबई में ही उनकी एजुकेशन हुई है। हिंदी बोलना तो उनको वैसे ही पसंद नहीं है। वो ऑन कैमरा कई बार कह चुके हैं कि इंग्लिश में बात करना बहुत आसान है, हिंदी में बात करना बहुत मुश्किल है। ऋतिक भाई वो इंग्लिश एक्टर है जो खाते इंग्लिश में है, सोते इंग्लिश में है, बैठते इंग्लिश में है, बोलते इंग्लिश में है और छुट्टियां भी इंग्लिश कंट्रीज में ही मनाते हैं। ऋतिक भाई को कैसे पता कि जो इंडियन पब्लिक है उनको कौन सी कहानी पसंद आएगी? और जब ऋतिक भाई को हिंदी बोलना पसंद ही नहीं है, ऋतिक भाई को हिंदी बोलने वालों से इतनी नफरत है, तो मैं तो कहता हूं कि ऋतिक भाई आपको हिंदी फिल्में करनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड फिल्में बनानी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ऋतिक ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया, जबकि राकेश रोशन जी को वो कहानी बहुत पसंद थी। राकेश रोशन जी उसके निर्माता बनना चाहते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर ऋतिक को अपने फादर पर ही यकीन नहीं है, अगर ऋतिक को उस डायरेक्टर पर यकीन नहीं है, राकेश रोशन पर जो एक जीनियस डायरेक्टर है, तो फिर ऋतिक एक अच्छी फिल्म कैसे चूज कर सकता है? तो यह ऋतिक भाई की एक बहुत बड़ी गलती थी,
क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर वो फिल्म बनती तो सुपर हिट ही होती। और ऋतिक को एक बात और याद रखनी चाहिए, एक बहुत पुरानी कहावत है और वो कहावत इसीलिए चली आ रही है कि वो 100% सच है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो बाप की मर्जी की कहानी को रिजेक्ट करना, बाप की चॉइस को गलत मानना, ये तो एक बहुत बड़ी गलती है। तो जाहिर सी बात है ऋतिक के साथ वही होना था जो विक्रम वेधा में हुआ। तो ऋतिक ने उस फिल्म को रिजेक्ट करके विक्रम वेधा को चूज किया, क्योंकि ऋतिक के हिसाब से विक्रम वेधा एक बेहतरीन फिल्म थी जिसका सुपर हिट होना तय था। और अगर आपने विक्रम वेधा देखी है तो यही वजह है कि ऋतिक उस फिल्म में कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुपर 30 के बाद एक्चुअली कॉमेडी फिल्म ही करनी थी। और ऋतिक को यह पूरा यकीन था कि वो विक्रम वेधा में एक विलन का रोल करते हुए भी कॉमेडी कर जाएंगे और लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आएगी और ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो एक्चुअली विक्रम वेधा को बनने में 3 साल लगे और विक्रम वेधा की लैंडिंग कॉस्ट है 250 करोड़। अगर आप 200 करोड़ का इंटरेस्ट भी 3 साल का जोड़ेंगे तो कम से कम 30 करोड़ रुपए होता है। पीएन ने 20 करोड़ यानी कि 50 करोड़ तो ये हो गए और 200 करोड़ लगे फिल्म पर। ऊपर से विक्रम वेधा के निर्माता कौन? रिलायंस, अनिल अंबानी साहब, जो पहले ही बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। तो एक्चुअली ये ऋतिक का एक और गलत डिसीजन था। भाई ऋतिक को अनिल अंबानी की फिल्म करने की क्या जरूरत थी? खैर फिल्म चालू हुई और तकरीबन 2 साल के बाद रिलायंस ने कहा कि भाई हमारे पास तो आगे पैसे नहीं है। फिल्म भूषण के पास आ गई, भूषण ने कुछ पैसे लगाए। आखिरी वक्त में तकरीबन 50 करोड़ रुपए चाहिए थे फिल्म को रिलीज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और भूषण ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं तो इस फिल्म पर लगाने को तैयार नहीं हूं। इसके बाद ये लोग गए जियो में। ज्योति जी ने कहा कि भाई मैं 50 करोड़ रुपए देती हूं, लेकिन इस फिल्म के डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स मैं रखूंगी। जब फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद ये राइट्स हम बेचेंगे और बेचकर मैं अपने पैसे रख लूंगी और आपको आपके बैलेंस पैसे दे दूंगी। लेकिन यहां तो विक्रम वेधा, ऋतिक, भूषण सबके साथ खेला हो गया। फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 70 करोड़ रुपए, यानी कि निर्माता को आएंगे 35 करोड़ रुपए। और अगर फिल्म का बॉक्स ऑफिस सिर्फ 70 करोड़ रुपया हुआ है तो डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के 50 करोड़ से ज्यादा आ नहीं सकते, यानी कि अब इन राइट्स का कोई भी खरीदार नहीं होगा। तो सिर्फ 50 करोड़ रुपए जो ज्योति जी ने इनको दिए थे उनमें डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स चले गए। तो फिल्म की टोटल रिकवरी क्या हुई? 80 करोड़ रुपए। चलिए जी 20 करोड़ रुपए और म्यूजिक से यहां से वहां से आ जाएंगे, यानी टोटल रिकवरी हुई 100 करोड़ रुपए। नुकसान कितने का हुआ? 150 करोड़ रुपए का, यानी कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म है। इस फिल्म का आराम से साल की 5 टॉप फ्लॉप फिल्मों में आना पक्का है। इसका मतलब यह हुआ कि ऋतिक रोशन साहब भी आज उतने ही बड़े सुपरस्टार बन गए हैं जितना कि वरुण धवन, और दोनों ही नेपो किड्स हैं। और आपको तो पता है कि बॉलीवुड में आज की तारीख में कोई भी नेपो किड चल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ऋतिक रोशन की राह बड़ी मुश्किल है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।